हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हमने स्टार्ट की थी DT+B TGT नेचुरल साइंस की केमिस्ट्री सीरीज़, जिसमें ऑलरेडी हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और हमने कुछ PYQs भी कवर कर लिए थे, कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी हमने कवर कर लिए थे। अभी हमने स्टार्ट किया है टॉपिक वाइज PYQ, जिसमें हम केमिस्ट्री का पोर्शन ले रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हम 2 यूनिट कवर कर चुके हैं। जो था स्टेट्स ऑफ मैटर एंड कार्बन कंपाउंड्स, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप जाकर देख सकते हैं। साथ में हम अभी कवर कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर की थ्योरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप जाकर देख लेना। इसका पहला पार्ट हम कवर कर चुके हैं, अभी हम इसका सेकेंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, आज यहाँ पर ऑलरेडी हमने इसमें 11 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, आज हम 12th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑफ अ मेटेलॉइड प्रेजेंट इन 15th ग्रुप। यहाँ पर देखो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस दे रखे हैं और इस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आपको यहाँ बताना है कि 15th ग्रुप का जो मेटेलॉइड है, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, वो कौन सा है यहाँ पर। तो आपको वो कॉन्फ़िगरेशन देखकर आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो देखो, हम पहले देख लेते हैं 15th ग्रुप, यानी ये हमारा क्या हो गया, पी ब्लॉक का एलिमेंट है ना। तो ये हो गया हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट, और हमें ये बताना है इसमें मेटेलॉइड कौन सा है। तो देखो, पी ब्लॉक में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होता है, नाइट्रोजन, फिर होता है फॉस्फोरस, फिर आता है आर्सेनिक, फिर आता है एंटीमनी, और फिर क्या आता है, बिस्मथ, राइट। तो होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये हमारे एलिमेंट होते हैं। और एक और बता दूं, ये हो गई नाइट्रोजन फैमिली, और इस नाइट्रोजन फैमिली को हम निकोजेंस कहते हैं। तो जो हमारी नाइट्रोजन फैमिली होती है उसे हम क्या कहते हैं, निकोजेंस। निकोजेंस का मतलब होता है वो एलिमेंट जिनकी बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग स्मेल होती है। तो वो एलिमेंट होते हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, सफोकेटिंग स्मेल। तो बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग स्मेल वाले होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे निकोजेंस, राइट। तो हमारे निकोजेंस होते हैं, उसमें नाइट्रोजन हो गया, फिर फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, और क्या हो गया, बिस्मथ हो गया। अब देखो, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होते हैं यहाँ पर नॉन मेटल्स, और जो आर्सेनिक होता है वही होता है मेटेलॉइड। तो यहाँ पर जो मेटेलॉइड है वो क्या है, हमारा आर्सेनिक। तो हमें उसका कॉन्फ़िगरेशन बताना है अब। तो देखो, और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो देखो, जो नाइट्रोजन है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 2s2 2p3, है ना। अब ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करनी है वो मैंने थ्योरी पार्ट में बताया है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर प्लीज़ एक बार थ्योरी चेक कर लेना, ठीक है। और ये कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 3s2 3p3, आर्सेनिक का होता है 4s2 4p3, फिर जो हमारा एंटीमनी है उसका होता है 5s2 5p3, और जो हमारा बिस्मथ है उसका होता है 6s2 6p3। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता तो चल गया हमारा मेटेलॉइड कौन है, मेटेलॉइड है आर्सेनिक, और आर्सेनिक का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s2 4p3। तो देखो यहाँ पर 4s2 4p3 कहाँ है, ये है 2s2 2p3, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया फॉस्फोरस, हमें बताना है 4s2 4p3 वो कहाँ है, सी। तो उसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन वैल्यूज ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन इन किलोजूल पर मोल इज। तो कुछ वैल्यूज दे रखी है और हमें करेक्ट वैल्यू बतानी है। अब उसमें देखो, एक वैल्यू यहाँ दे रखी है 496, फिर हमें दे रखी है 575, फिर हमें दे रखी है 737, और एक 787। हमें बताना है कौन सी वैल्यू किसकी है, ठीक है। अब देखो, आयनाइजेशन ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, किसी भी मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ती है, अगर हम किसी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो जो एनर्जी हम देते हैं उसे क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अब हमें ये बताना है इसमें से कौन सी एनर्जी किसकी है। इसके लिए आपको वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, आपको कॉन्फ़िगरेशन जरूर पता होना चाहिए। देखो, ये है सोडियम, फिर है हमारा मैग्नीशियम, फिर है एल्यूमिनियम, और फिर क्या है, सिलिकॉन, ठीक है। एक तो देखो, आपको पता ही है, अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक करूँ तो ये हो सकता है 2 8 1, इसका हो सकता है 2 8 और 2, इसका होता है 2 8 और 3, और इसका क्या होता है 2 8 और 4। बट आपको जो है एस और पी वाला कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, जो मैंने थ्योरी में कम्प्लीटली बताया हुआ है। तो मैं नॉबल गैसेस के बिना अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, देखो ये नॉबल गैस के साथ लिखूँ तो इससे पहले नियॉन फिल हो जाती है, क्योंकि इसका क्या होता है 11, और नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 10। तो 10 तक तो हमारे इलेक्ट्रॉन फिल ही हो गए ना। तो यहाँ नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद यहाँ आ जाता है 3s1। ऐसे ही इसका होता है नियॉन 3s2, नियॉन को मैं स्किप कर रही हूँ, यहाँ पर होगा 3s2 और 3p1, इसका एटॉमिक नंबर 12, इसका एटॉमिक नंबर 13, और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। उसके बाद अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो हो जाएगा 3s2 3p2।
अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ S है और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, सिंगल। यहाँ पर अगर हम S में देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। यहाँ पर हम देखेंगे तो S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और P में कितने इलेक्ट्रॉन है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पर 1। यहाँ पर 3S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और जो हमारा 3P है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ये हो गया 1 और ये क्या हो गया, 2, राइट। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान है। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो किसको निकालना ज़्यादा आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान है। इसका मतलब सोडियम की एनर्जी कम होगी, किससे, मैग्नीशियम से। तो सबसे सॉरी एरोगुलर लगा दिया, सोडियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी और सोडियम की कम, तो यहाँ पर सोडियम को कम वैल्यू जाएगी, मैग्नीशियम को ज़्यादा। उसके बाद अगर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में कंपेयर करें तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, 3p1 और यह है 3s2। S और P में से इलेक्ट्रॉन जल्दी एलिमिनेट होता है अगर वो सिंगल है तो, क्योंकि यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा। यानी मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में भी एल्यूमिनियम की कम होगी और मैग्नीशियम की ज़्यादा। S जो है वो क्लोजली भी पैक्ड होता है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा ईजी होता है, तो यहाँ से नहीं जाएंगे इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम से चले जाएंगे, यानी एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा मैग्नीशियम की होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम सिलिकन की बात करें तो सिलिकन में यहाँ P2 और ये P1, तो ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन से, तो किसकी ज़्यादा होगी, सिलिकन की ज़्यादा होगी। तो आप ये चेक कर लो, सेकंड पे दे रखा है मैं मैग्नीशियम, सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। देखो यहाँ पर भी सेकंड वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ भी सेकंड वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ कम है, ये नहीं हो सकता, सेकंड वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ दिख रहा है ना, मैं सेकंड वाली वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ भी सेकंड वाली वैल्यू ज़्यादा है, ये तीनों पॉसिबल है। और देखे तो अब आ जाओ एल्यूमिनियम, देखो एल्यूमिनियम की वैल्यू मैग्नीशियम से कम होनी चाहिए, इसका मतलब थर्ड वैल्यू हमारी कम होनी चाहिए सेकंड वैल्यू से। तो सेकंड वैल्यू देखिए 575, ये तो ज़्यादा होगी, ये नहीं हो सकता। यहाँ भी हमारी ज़्यादा हो गई, ये भी नहीं हो सकता, राइट। तो अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कम है, देखो फर्स्ट वैल्यू कम, फिर सेकंड वैल्यू ज़्यादा, फिर थर्ड वैल्यू से कम और ये वाली ज़्यादा, इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। ऐसे आपको चेक करना है, क्लियर। आई होप समझ आया होगा, डाउट हो तो बता देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, What number of elements existed in nature was assumed by Newland? 53, 54, 55 and 56। देखो आपको बताना है कि न्यूलैंड ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी उस वक्त कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे। तो देखो जब न्यूलैंड ने अपनी टेबल दी थी उस वक्त कितने एलिमेंट नॉन थे, 56। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 56। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि न्यूलैंड ने जो टेबल दी थी वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। एक तो चीज़ आपको ये याद रखनी है कि उसने एटॉमिक मास के बेसिस पे अपनी टेबल को अरेंज किया था। अगर मैंने एटॉमिक नंबर बोला है तो वो गलत है, आपको याद रखना है इसने जो अपनी टेबल अरेंज की थी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज की थी, यानी जिस एलिमेंट का मास सबसे ज़्यादा होता है उसको सबसे बाद में रखा था, यानी कम एटॉमिक मास फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा, इस तरीके से अरेंज किया था। और इसकी जो पीरियोडिक टेबल है उसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। ऑक्टेव्स क्यों कहते हैं, क्योंकि उसने अपने एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट से मैच करेगी, या फिर जो 8th एलिमेंट है 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, फर्स्ट से मैच करेगी। तो जो हमारा 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही थी, उसकी प्रॉपर्टी हमारी मैच कर रही थी फर्स्ट एलिमेंट्स के साथ, राइट। चलो तो ये क्या होगा, देखो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो लिथियम में यहाँ लिख रही हूँ, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर यहाँ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, यहाँ पर पोटाशियम और कैल्शियम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करती हूँ लिथियम को, तो ये हो गया फर्स्ट, फिर हो गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8th पे आएगा Na। ऐसे इसको फर्स्ट करूँगी तो 8th पे आएगा, इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच करेगी। इसको फर्स्ट कंसीडर करूँगी तो ये 8th पे आएगा, फिर ये 8th पे आएगा, तो इनकी प्रॉपर्टी मैच करेगी, है ना। ऐसे इसको फर्स्ट मानूंगी 8th पे आएगा, ये फर्स्ट 8th, इस तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करेंगी, तो ये सब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी सिमिलर, राइट। ये थी उसकी पीरियोडिक टेबल। अच्छा आपको ये याद रखना है कि एलिमेंट तो 56 डिस्कवर थे, बट उसकी जो टेबल थी वो सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो थी, क्योंकि कैल्शियम के बाद यहाँ स्कैंडियम आता है और स्कैंडियम की कोई भी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच नहीं करती, तो इसके बाद वो जो टेबल है वो फॉलो नहीं हो रही थी। तो आपको याद रखना है एलिमेंट में वो कैल्शियम तक फॉलो होती है, और कैल्शियम का मास 40 होता है, वो मास के हिसाब से भी पूछ सकता है, तो मास में ये 40 तक फॉलो होती है। और इसमें नोबल गैसेस के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, तो भी ये हमारा जो टेबल है वो डिस्कार्ड कर दिया गया था, राइट। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट,
व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, आपको हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक रेडियस बताना है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम चांस है आने की, ये थोड़े क्रैमिंग वाले क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन के एटम का जो एटॉमिक रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस मतलब अगर ये हमारा एटम है तो उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पर फॉल कर गया वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को कहते हैं एटॉमिक रेडियस। या फिर जैसे ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो इस तरीके से बनेगा। अब इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, इसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये सेंटर से सेंटर तक, ये हाइड्रोजन का एक एटम, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम, इसके सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस, ये क्या होता है बॉन्ड लेंथ। इस बॉन्ड लेंथ का अगर मैं हाफ कर दूं, ये जो हाफ कर दूं ये निकलेगा एटॉमिक रेडियस। तो अगर मैं इसका हाफ कर देती हूँ तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा एटॉमिक रेडियस, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको याद रख के चलना है, ठीक है। अब ये जो हमारा होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो होता है 37 पिकोमीटर। ये आपको याद रख के चलना है कि इसका जो रेडियस होता है वो कितना होता है 37 पिकोमीटर। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कितना होगा फिर इस हिसाब से 74 पिकोमीटर। आप 74 का हाफ करेंगे तो 74, ये बॉन्ड लेंथ हो गई, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी 74 का हाफ करेंगे कितना आएगा 37, तो 37 पिकोमीटर इसकी रेडियस होती है। क्लियर। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। देखो आपको इसमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट थर्ड पीरियड का है। बेरिलियम, सिलिकॉन, कार्बन और ब्रोमीन। देखो आपको फर्स्ट और सेकंड पीरियड तो बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है वो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी जो हमारी पीरियोडिक टेबल है कंसीडर की गई है वो कौन सी पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर होते हैं 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स। तो ये जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर क्या होते हैं 7 पीरियड्स और 18 क्या होते हैं इसके अंदर ग्रुप्स, राइट। अब आपको ये पता होना चाहिए, एक तो अगर आपको पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के तो सारे एलिमेंट पता होने चाहिए ऑलमोस्ट, और फर्स्ट डी सीरीज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने थ्योरी में भी करवा रखी है, वहां जाके देख लेना। अदरवाइज आपको फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले पीरियड तो आपको एज इट इज याद होने चाहिए, है ना। ये आपको याद रखने हैं इन पीरियड्स के मेंबर। जैसे जो हमारा फर्स्ट पीरियड होता है उसमें हाइड्रोजन आता है और यहाँ क्या आता है लास्ट में हीलियम। सेकेंड पीरियड में हमारे आते हैं, ये फर्स्ट पीरियड है हमारा। अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात करूँ तो सेकेंड पीरियड में हमारा आता है लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ आता है इसका नियॉन, ठीक है। अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूँ, अच्छा यहाँ देखो अब हमें क्या दे रखा है, अच्छा थर्ड पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड पीरियड हमें दे रखा है यहाँ पर, थर्ड पीरियड में आएगा हमारा सोडियम, फिर यहाँ आएगा मैग्नीशियम, फिर हमारा आएगा एल्यूमिनियम, यहाँ पर आएगा सिलिकॉन, ये जगह फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और यहाँ जगह आर्गन। अब ये हो गया थर्ड पीरियड। अब हम ये बोला है थर्ड पीरियड का कौन सा है, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है बेरिलियम। बेरिलियम देखो कौन से पीरियड का है, यहाँ दिख रखा है ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये गया। उसके बाद हमें दे रखा है सिलिकॉन, सिलिकॉन किसका है भाई थर्ड पीरियड का है, तो ये हमारा किसका हो गया थर्ड पीरियड का, सॉरी ये हो गया थर्ड पीरियड का सिलिकॉन। कार्बन को देखो, कार्बन कौन से पीरियड का एलिमेंट है सेकंड पीरियड का, तो ये हमारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ब्रोमीन, ब्रोमीन देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, इसके नीचे आएगा ब्रोमीन, फिर आएगा आयोडीन, इसका मतलब ब्रोमीन किसका है फोर्थ पीरियड का, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पीरियड का एलिमेंट, ठीक है। एक तरीका तो ऐसे है, और अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो देखो आपको इन सब के कॉन्फ़िगरेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशंस आपको याद होने बहुत ज़रूरी है, वो मैंने थ्योरी वाले में करवा रखे हैं, आप जाके एक बार प्लीज़ थ्योरी वाला चेक कर लेना, ठीक है। देखो अगर मैं इनको कॉन्फ़िगरेशन बेसिस कराऊँ तो आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए ना। सबसे पहले आता है बेरिलियम, तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2। फिर यहाँ सिलिकॉन, सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p2, कार्बन की फैमिली का मेंबर है ये। उसके बाद आता है कार्बन, कार्बन का होता अच्छा सिलिकॉन का होता है 3s2 3p2, ठीक है। कार्बन का होता है 2s2 2p2 और जो हमारा ब्रोमीन है उसका होता है 3s2 4, इसका होता है 4s2 4p5, ये होता है। तो अब ये जो नंबर होता है ये वाला आगे वाला, ये हमें रिप्रेजेंट करता है किस पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ सेकंड है, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये भी सेकंड है तो ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। यहाँ नंबर कौन सा दे रखा है आगे,
ये क्या दे रखा है 3, इसका मतलब ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और ब्रोमीन के आगे क्या दे रखा है 4, इसका मतलब ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो हमें यहाँ थर्ड पीरियड का एलिमेंट पूछा था, वो कौन सा हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव एन एटॉमिक रेडियस ऑफ 66 पिकोमीटर। देखो ये एटॉमिक रेडियस वाला क्वेश्चन आ गया। अभी एटॉमिक रेडियस का आपको मैंने बताया था, आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो 66 एटॉमिक रेडियस होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जैसे मान लो O2 होती है, तो ये क्या जगह OO इस तरीके से है ना, ये O का एक एटम, ये दूसरा एटम, इन दोनों के सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस ये क्या होता है बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ का जो हाफ होता है, यानी अगर मैं बॉन्ड लेंथ का हाफ कर दूं, डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, तो मुझे क्या मिलने वाला है एटॉमिक रेडियस। क्लियर। अब ये जो हमारा ऑक्सीजन होता है यानी O2, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 132 पिकोमीटर, 132 पिकोमीटर होती है। यस, तो अगर मैं इसका बॉन्ड लेंथ, ये तो गई इसकी बॉन्ड लेंथ यानी 132 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एटॉमिक रेडियस कितना आएगा 66। तो इसका एटॉमिक रेडियस कितना हो जाएगा 66 पिकोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा O ऑक्सीजन। राइट, चलो नेक्स्ट, आउट ऑफ द 118 एलिमेंट्स नोन टू अस हाउ मेनी आर नेचुरली अकरिंग। देखो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 118, ये बताना है उसमें से नेचुरल कितने हैं। तो आपको याद रखना उसमें से नेचुरल होते हैं 94, बाकी सारे होते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, 94 क्या है हमारे नेचुरल, और 94 नेचुरल को छोड़कर बाकी जो बचे वो हमारे क्या होते हैं आर्टिफिशियल। तो इसमें 94 हो गए नेचुरल, हमें नेचुरली पूछा था, राइट आंसर इसका क्या आएगा B 94। क्लियर, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें बताना है। यहाँ दे रखा 2 स्टेटमेंट दिया है। द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट गोज टू जॉन वॉल्फगैंग डॉबरेनियर। Second statement, the early development of a periodic table of elements was created through the arrangement of elements on the basis of their fundamental property, the atomic mass, and also on the similarity of chemical properties. तो इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, neither 1 nor 2 and both 1 and 2। तो देखो यहाँ पर हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का मेन क्रेडिट है वो जॉन वॉल्फगैंग डॉबरेनियर को जाता है, ये गलत है। मेन क्लासिफिकेशन जो किया था हमारा उसका क्रेडिट जाता है मेंडलीव को। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसको क्रेडिट जाता है, और मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे वो एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किए थे, यानी उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक के मास के हिसाब से लगाया था, और ये कहा था कि जो एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स एक साथ आ रहे हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करेगी। इसका मतलब इसका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो क्रिएट किया गया था पहला पीरियोडिक टेबल जिसको मेन क्रेडिट दिया जाता है वो एटॉमिक मास पे बेस थी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की सिमिलरिटी के बेस पे थी, और वो हमें मेंडलीव ने दिया था, डॉबरेनियर ने नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ इनकरेक्ट हो जाता है। पर अभी जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें हेनरी मोसले ने दी थी। तो हम अभी जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं, हेनरी मोसले की। राइट, ये थोड़ा सा आपको याद रख के चलना है। डॉबरेनियर की हम टेबल को नहीं क्रेडिट दिया गया था, तो इसमें इनकरेक्ट बताना था। इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, ओनली 1। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ओनली 1। अच्छा, डॉबरेनियर ने क्या कहा था, डॉबरेनियर ने कहा था कि उसने क्या किया था, 3 एलिमेंट्स का एक सेट बनाया था जिसको कहते हैं डॉबरेनियर ट्राइड्स। तो उस वक्त जितने भी एलिमेंट नोन थे उसने उनका ट्राइड बनाया था। अब ये ट्राइड में उसने 3 एलिमेंट लिए थे, जैसे लिथियम, फिर क्या लिया था सोडियम, और फिर क्या लिया था पोटाशियम। उसने क्या कहा था कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास और जो लास्ट वाला एटॉमिक मास है, अगर इसका हम मीन निकाल लें, यानी मैं 39 + 7 कर लूँ, उसका मीन निकाल लूँ, तो इसका मीन जो आएगा वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आएगा। ऐसा किसने कहा था, डॉबरेनियर ने। डॉबरेनियर ने 3 ट्रायड है ना, तो 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, इस तरीके से अरेंज किया था कि फर्स्ट और जो लास्ट एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास का मीन मिडल वाले एटम के एटॉमिक मास के इक्वल आता है, ऐसा उसने कहा था। ठीक है, बट ये जो ट्रायड है वो सिर्फ 3 ही सेट में फॉलो हो रहा था, इसके बाद वो फॉलो नहीं हो रहा था, इसलिए इसकी टेबल को डिस्कार्ड कर दिया गया था और इसे कोई क्रेडिट नहीं मिला इसके लिए। राइट, तो आपको ये याद रखना है। चलो नेक्स्ट, जस्ट लाइक हैलोजेंस डैश ऑल्सो एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड इट कंबाइंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। ऑप्शंस आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो हैलोजेंस की तरह इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो डायटोमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हैलोजेंस होते हैं क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
ये डायटोमी के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे F2, Cl2, Br2 और I2, ठीक है। अब इसमें कहा है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट डायटोमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तो देखो ऑक्सीजन भी कर सकता है O2, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, कार्बन C2 होता है, एग्जिस्ट तो कर सकता है बट यहाँ डिस्कार्ड कर दे, कार्बन जनरली C होता है, डायमंड, ग्रेफाइट, ऐसे बहुत सारे होते हैं, और हाइड्रोजन भी H2 हो सकता है, राइट। एंड पर यहाँ देखो अब हमें कैसे पता चलेगा, कर क्या आगे दिया, इट कंबाइंस विद मेटल्स और नॉन मेटल्स, दोनों के साथ कंबाइन कर लेता है और कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। तो देखो हाइड्रोजन है ना, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ कंबाइन कर लेता है, जैसे हाइड्रोजन अगर मेटल्स के साथ कंबाइन करेगा तो NaH इस तरीके के कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा, और अगर नॉन मेटल्स के साथ जैसे HCl, कौन सा एलिमेंट हो गया वो, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन डायटोमिक की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और वो मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ एग्जिस्ट कर सकता है, दोनों के साथ कंपाउंड बना सकता है, दोनों के साथ वो कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, डी, हाइड्रोजन, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, Newton's law of octaves was not applicable to elements of atomic masses higher than 35U, 40U, 50U and 55U। देखो ये वाला क्वेश्चन अभी आया था यहाँ पर, यहाँ पर आया था, हाँ ये देखो ये न्यूलैंड्स लॉ वाला है, ये मैंने करवाया था यहाँ पर, और यहाँ बताया भी था आपको कि वो कैल्शियम यानी अप टू 40 मास तक ही फॉलो होता है, ठीक है। तो उसको आप कर सकते हैं, पर कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। देखो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव में मैंने पहले ही कहा था, उसने 8 एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया था कि जो हमारा 8th एलिमेंट है उसने ऐसे अरेंज किया था एलिमेंट्स को कि जो 8th एलिमेंट है वो उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच होगी, फर्स्ट एलिमेंट से, यानी फर्स्ट एलिमेंट और जो 8th एलिमेंट होगा उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, राइट, ये आपको याद रखना है। और एक उसने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और उस वक्त कितने एलिमेंट नॉन थे, 56, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि 56 एलिमेंट्स उस वक्त नॉन थे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से उसने अपना जो पीरियोडिक टेबल है उसको दिया था, और ऐसे दिया था कि जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच होगी, फर्स्ट एलिमेंट से, जैसे लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर आगे यहाँ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, और यहाँ क्या आ गया, क्लोरीन। फिर यहाँ भी आपको याद रखना है, यहाँ आएगा पोटाशियम और कैल्शियम। तो आपको एलिमेंट में तो ये याद रखना है कि वो कैल्शियम तक फॉलो हो रहा था, और कैल्शियम का मास 40 होता है, तो ये 40U तक फॉलो होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ मास के हिसाब से बताना था, तो इसका आंसर आ जाएगा 40U, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको फर्स्ट कंसीडर करूँगी तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, ये 8th पर आएगा, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करेंगी, ऐसे इसकी, फिर इसकी, इनकी, और इस तरीके से प्रॉपर्टीज मैच करती हुई जाएंगी। कैल्शियम के बाद हमारा आता है स्कैंडियम, स्कैंडियम और एल्यूमिनियम की कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं करती, इसलिए इस टेबल को डिस्कार्ड कर दिया है, राइट। चलो नेक्स्ट, मेंडलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल हैड प्रिडिक्टेड अबाउट एन एलिमेंट कॉल्ड ईका बोरोन, व्हाट इज इट कॉल्ड नाउ, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कल भी आया था ऐसा एक क्वेश्चन। देखो जो मेंडलीव है उसने अपनी पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था, और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंसीडर करके। मेंडलीव वॉज अ वेरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट। उसने क्या किया था, अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़े थे कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो बाद में डिस्कवर्ड होंगे, वो आपको याद रखना है उसने कौन कौन से गैप छोड़े थे और बाद में वो किस नाम से जाने गए। तो आपको याद रखना है कि उसने 4 एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़ा था, जिसमें एक था ईका एल्यूमिनियम, एक था ईका सिलिकॉन, ईका एल्यूमिनियम, फिर एक था ईका सिलिकॉन, ईका बोरोन, और ईका मैग्नीज, ये थे उसके, ठीक है, ये उसने गैप छोड़े थे, राइट। अब इसमें जो ईका एल्यूमिनियम है उसको बाद में जाना गया था गैलियम के नाम से, तो ईका एल्यूमिनियम का जो गैप छोड़ा था उसे बाद में किस नाम से जाना गया था, गैलियम के नाम से, और गैलियम का सिंबल G होता है। ईका सिलिकॉन को जाना गया था बाद में जर्मेनियम के नाम से, जर्मेनियम का सिंबल Ge होता है। उसके बाद बोरोन, बोरोन, ईका बोरोन को जाना गया था स्कैंडियम के नाम से, स्कैंडियम का जो सिंबल है वो होता है Sc। देखो कंफ्यूज मत होना, ये गैलियम है, ये Ga है A, और ये Ge है जर्मेनियम। ईका मैग्नीज को जाना गया था टेक्नीशियम के नाम से, और टेक्नीशियम का सिंबल होता है Tc, ठीक है।
आपको इनके मास भी याद रखने हैं क्योंकि एक बार मास पे बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछ रहा था। गैलियम का जो एटॉमिक मास है वो होता है 68, जर्मेनियम का 72, स्कैंडियम का 45 और टेक्नीशियम का होता है 98। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ हमसे पूछा था कि जो इका बोरोन है उसको किस नाम से जाना गया था, बाद में तो किस नाम से जाना गया था, स्कैंडियम। तो उसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, सी स्कैंडियम। क्लियर। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8, 18, 32, 18, 8 और 1। तो अगर इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो आप ये सारे सेल्स काउंट कर लें। कितने सेल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जितने सेल्स होंगे वो उसी पीरियड का एलिमेंट होगा, यानी इसमें कितने सेल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब ये 7th पीरियड का एलिमेंट की बात हो रही है। तो आपको बस इतना पता करना है इनमें से 7th पीरियड का एलिमेंट कौन सा है, राइट। अब देखो देखा है फ्रेंचियम, सीजियम, रूबिडियम और जिरकॉनियम। तो देखो हमें ये पता है ना, सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, लिथियम, फिर आता है सोडियम, पोटाशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखिए ये जिरकॉनियम तो भाई हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसे तो वैसे ही हटा दो, ये तो डी ब्लॉक का, ये तो आंसर में है ही नहीं। ठीक है। अब यहाँ देखो सबसे पहले ये जो है हमारा लिथियम, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये हो गया सेकंड पीरियड का। तो ये किसका हो गया, थर्ड पीरियड का। ये क्या हो गया, फोर्थ पीरियड का। ये हो गया फिफ्थ पीरियड का। ये हो गया सिक्स पीरियड का एलिमेंट और ये हो गया 7th पीरियड का। और हम कौन से एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, जो 7th पीरियड का एलिमेंट है। तो हम कौन सा एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, जो 7th पीरियड का एलिमेंट है। और 7th पीरियड का एलिमेंट हमें मिल गया, वो क्या है, फ्रेंचियम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, ए फ्रेंचियम। क्लियर। चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डैश रिजेंबल्स दैट ऑफ एल्कली मेटल्स। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरीन एंड ऑप्शन डी जिंक। देखो एल्कली मेटल्स होते हैं ग्रुप 1 के मेटल्स, यानी एस ब्लॉक के एलिमेंट। ग्रुप 1 होता है हमारा लिथियम, फिर होता है हमारा सोडियम, फिर आता है पोटाशियम, फिर आता है रूबिडियम, फिर आता है सीजियम और फिर क्या आता है, फ्रेंचियम। जो हमारा लिथियम है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 2s1, राइट। लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम का 3s1, ऐसे ही इसका होगा 4s1, इसका होगा 5s1, इसका होगा 6s1 और इसका क्या होगा 7s1। यानी सबके लास्ट में एस में सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एस ब्लॉक और क्या आ रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। आपको बस इतना पता करना है सिंगल इलेक्ट्रॉन लास्ट में किसके आ रहा है। देखो अगर ऑक्सीजन का देखें तो कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का देखो, अगर सेल के हिसाब से बताऊं तो 2 और 6 होता है, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एस ब्लॉक के हिसाब से बताऊं तो ये होता है 2s2 2p4, इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन होता है H, एटॉमिक नंबर 1 एक ही आता है और बताऊं तो 1s1, यानी इसके लास्ट में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। हम सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला ही ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब हमारा ऑप्शन हाइड्रोजन ही होना चाहिए। वैसे क्लोरीन का बता दूं, क्लोरीन होता है Cl, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 और 7 आएगा, वैसे 3s2 और 3p5 आएगा। तो 5 और 2 कितने हो गए, 7, इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जिंक का कॉन्फ़िगरेशन, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 होता है, इसमें D में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। हमें वो चाहिए जिसके S में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, वो कौन है, हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे मैच करता है, अल्कली मेटल से, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा बी हाइड्रोजन। क्लियर। चलो नेक्स्ट, In 1913, Henry Moseley showed that the dash of an element is more fundamental property than its atomic mass. Option A atomic number, option B strength, option C viscosity and option D density. देखो हम जो अभी पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, और जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसे हेनरी मोसले ने दिया था, और वो कब दिया था, 1913 में। तो 1913 में हेनरी मोसले ने हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी। उससे पहले जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे वो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी, और जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है वो आपको याद रखना है, वो एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, एटॉमिक मास पे। ठीक है। अब एटॉमिक मास के हिसाब से देखो हर एक आइसोटोप को अलग अलग जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि जैसे अगर मैं हाइड्रोजन का आइसोटोप देखूं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1h1, 1h2 और 1h3, 3 आइसोटोप होते हैं। तीनों का एटॉमिक मास अलग अलग होता है, तो इन तीनों को अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए। बट मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को एक ही पोजीशन असाइन थी, इसलिए उसकी जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। 1930 में हेनरी मोसले ने एक और पीरियोडिक टेबल दी। उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास ना लेकर एटॉमिक नंबर
को एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना और एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया, यानी जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है उसे सबसे पहले, और उससे इंक्रीज करते करते एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो उसने जो अपनी पीरियोडिक टेबल है वो किसके बेसिस पर अरेंज किया? एटॉमिक नंबर। उसने एटॉमिक मास से ज़्यादा एटॉमिक नंबर को प्रीफरेंस दी थी। उसने क्या किया था, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर और उनके ऊपर एक्स रेज की बम्बार्डमेंट करवाई। जैसे सोडियम है तो सोडियम के ऊपर एक्स रेज की बम्बार्डमेंट करवाई। तो जब एक्स रेज की बम्बार्डमेंट करवाई तो वहाँ से फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई। तो ये जो इसका एटॉमिक नंबर है, उसने देखा कि एटॉमिक नंबर वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज। तो वो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला था। तो उसने सोचा, ऐसे था ना, ये हो गया जेड, यहाँ हो गया जेड, और यहाँ क्या था हमारा न्यू। इस तरीके से उसने ग्राफ दिया था। तो ये जो ग्राफ थे ये हमारे स्ट्रेट लाइन ग्राफ थे, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ को स्टडी करना थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए उसने एटॉमिक नंबर को एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना था देन एटॉमिक मास। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? ए। करेक्ट। चलो नेक्स्ट। In the long form of periodic table, there are dash columns called groups and dash horizontal rows are called periods. 15 और 7, 7 और 18, 18 और 7, 19 और 7। आपको याद रखना है जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, उसके अंदर 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं इस तरीके से। तो ऐसे तो 18 हैं, तो वर्टिकल कॉलम कितने हैं? 18। ठीक है, उन 18 वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहा गया था? ग्रुप्स। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ग्रुप्स कितने? 18, और उसके अंदर 7 हॉरिजेंटल रोज थी। तो हॉरिजेंटल रोज उसके अंदर कितनी थी? 7 हॉरिजेंटल रोज वर देयर। ठीक है, तो वहाँ पर 7 हॉरिजेंटल रोज थी। इस तरीके से हॉरिजेंटली हम इस तरीके से मूव करते हैं, और उन हॉरिजेंटल रोज को कहा गया था पीरियड्स। तो उनको क्या कहा गया था? पीरियड्स। तो 7 पीरियड्स थे और 18 क्या थे? ग्रुप्स। तो यहाँ पर कितना आएगा? 18, और यहाँ पर कितना आएगा? 7। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 18 और 7। सो सी इज करेक्ट, 18 एंड 7। राइट। चलो नेक्स्ट। ग्रुप 1 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट हाइड्रोजन और कॉल्ड। देखो ये अभी आया भी था, यहाँ पर एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, हैलोजन्स और नोबल गैसेस दे रखे हैं। ग्रुप 1 होता है हाइड्रोजन को छोड़कर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। और ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं ये, इन्हें हम क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स। तो जो हमारा ग्रुप 1 है उसे हम क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? एल्कली मेटल्स, यानी ए। एल्कली इसलिए बोलते हैं, एल्कली वो बेस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, राइट। तो ये सारी जो मेटल्स हैं जो बेस बनाती है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स। सिमिलर देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल दिया है, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 होता है। ग्रुप 2 में हमारे पास आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये आता है। और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट। दीज आर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन इसलिए क्योंकि ये भी जो बेस बनाते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये इजीली हमें अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल हो जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद दिया है हैलोजन्स। हैलोजन्स होते हैं हमारे ग्रुप 17, और उसके अंदर क्या आते हैं हमारे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अस्टाटिन। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं हैलोजन्स, क्योंकि हैलोजन्स का मीनिंग होता है हेलो प्लस जीन, जिसका मतलब होता है सी सॉल्ट प्रोड्यूसर। तो हैलोजन्स हमारे क्या होते हैं? हैलोजन्स हमारे होते हैं सी सॉल्ट प्रोड्यूसर या सी सॉल्ट फॉर्मिंग, राइट। तो ये सी सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं, यानी हमें जो सी में सॉल्ट मिलता है वो जनरली उसके अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइज सॉल्ट होते हैं ना, तो इसीलिए वो सी सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं। उसके अलावा हमें दे रखा है नोबल गैसेस। देखो नोबल गैसेस होते हैं हमारे ग्रुप 18 नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस हमारा कौन सा ग्रुप होता है? ये होता है हमारा ग्रुप 18, जिसके अंदर आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन, ये आते हैं। ठीक है, अब ये नोबल गैसेस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी कि ना तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं। इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? नोबल गैसेस, राइट। चलो नेक्स्ट। इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू। इस क्वेश्चन को आप कर लेना, ये 2 बार आ चुका है, ये मैंने करवा दिया। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हमें न्यूलैंड ने दिया था। एटॉमिक मास के हिसाब से उसने प्रॉपर्टीज को अरेंज किया था, इस तरीके से अरेंज किया था कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट से मैच करेगी,
56 एलिमेंट्स इसके टाइम पर डिस्कवर थे। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ, इसकी जो टेबल है वो सिर्फ कैल्शियम तक फॉलो हो रही थी, जिसका मास 40 U होता है, वो आप जाके एक बार रिवाइंड कर लेना। उसका राइट आंसर क्या आएगा, सी कैल्शियम। ठीक है, बाकी मैं आपको बता देती हूँ, ये अभी हमने कवर किया था क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 में, तो 21 में भी आप देख सकते हैं 21 वाला और 28 वाला क्वेश्चन सिमिलर है, बस यहाँ मास पूछा है और इसमें हमें क्या पूछा है, एलिमेंट का नाम, तो एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट, Mendeleev's periodic law states that option, the properties of elements are the periodic function of their atomic number, the properties of elements are the periodic function of their ions. Option C, the properties of elements are the periodic function of their atomic mass. Option D, the properties of elements are the periodic function of their atomicity. तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ है हमें बताना है किस पे बेस था, तो आपको पता है वो एटॉमिक मास के बेसिस पे बेस था। तो उसने क्या कहा था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी। अगर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूछता तो ऑप्शन ए आ जाता, मॉडर्न एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है और मेंडलीव के एटॉमिक मास पर बेस्ड है। क्लियर, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये अभी आया था एक क्वेश्चन। एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है 37 पिकोमीटर, इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए 37 पिकोमीटर। क्लियर, तो आज मैंने आपको यहाँ पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के भी सारे क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और सेशन पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप उससे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।